देखिए आगे हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग विद्युत प्रतिरोध तक पढ़े थे, ठीक है ना। अगला हेडिंग है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार के, इधर पहले सुनेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करा जाता है तो उस चालक के अंदर मौजूद जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। इसी विद्युत धारा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। उसमें एक ऊर्जा का प्रभाव होने लगा ना विद्युत धारा में, तो एक इलेक्ट्रिक करंट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो, तो वह एक विद्युत ऊर्जा है। तो जैसे हम किसी चालक के सिरों में विभवांतर उत्पन्न कराते हैं, इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, जिसके कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हाँ वही ठीक ना, जिसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर हम कहते हैं यही विद्युत ऊर्जा जो है ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन गति की है तब ये इलेक्ट्रॉन उस चालक में उपस्थित जितने भी आयन्स हैं, आयन्स क्या होती है, परमाणु था, परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकला था का, जब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकला तो पूरा परमाणु क्या हो गया, आयन हो गया, पॉजिटिव या निगेटिव, है ना। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो पॉजिटिव आ गया, है ना, बता रखा था मैंने, पढ़ाया पिछली क्लास में। तो जब कोई परमाणु, आपको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर दो इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव थ्रू द होल सरफेस ऑफ द मटेरियल आर मेटल but cannot escape from the surface of the material unless external energy added to it। ये तब तक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से तो घूम रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर नहीं आ पाएंगे पृष्ठ को छोड़कर जब तक उसको हम बाहर से एनर्जी ना दें। वो एनर्जी 3 प्रकार का देना होता है, कैसे कैसे उस हम बाद में पढ़ेंगे ना, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इमिशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इमिशन सब बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आए थे, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से आए थे। क्यों आए थे, तो आपने रीजन पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष वाले न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, दुर्बल बल द्वारा नाभिक से जुड़े होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहरी कक्ष से ड्रॉ आउट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगता है तो उसकी वजह से क्या उसमें उत्पन्न हो जाती है, विद्युत ऊर्जा। हाँ वही बात है, विद्युत धारा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आयन से टकराएंगे तो उन आयन को भी गति करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो आयन का कहेगा नहीं हम गति नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहे हैं, तेजी से गति करते जा रहे हैं, लेकिन आयन्स क्या है, रुके हुए हैं और वो भारी हैं ना। तो आपने आयंस को जब जाकर के टक्कर मारा इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे टक्कर होगा, कोलिजन होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, है ना। जैसे एक चाटा खींच के मार दिए तुम्हें, अब है गर्म हो जाए ना। तो या आप हैमर हथौड़ा लेकर के किसी चीज़ पे पीटते हैं, तो काफ़ी पीटते वो हथौड़ा देखेंगे तो गर्म हो जाएगा, जहाँ पीट रहे हैं वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। और जिसको पीट रहे हैं और गर्म हो जाएगा, हाथ भी गर्म हो जाएगा आपका, होता है ना। तो हीट प्रोड्यूस, जहाँ पर भी कोलिजन होगा, टकराव होगी, हाँ और बढ़िया सा का टक्कर ना, जहाँ पे टक्कर होगी वहाँ पे क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किससे जाकर टकरा रहे हैं, आयनों से। तो आयनों से टकराने के परिणाम स्वरूप उसमें उत्पन्न होगी ऊष्मा। इस प्रकार अगर हम कह दें कि विद्युत ऊर्जा के सेंस नहीं, इसी में जब हम पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन गति किए, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मतलब आवेश गति कर रहे हैं, किसी समय अंतराल मान लीजिए t समय में कितना आवेश गति किए, q। तो ये इलेक्ट्रॉन को गति करने में हुआ काम कितना होगा बेटा, v इंटू बोलिए ना। तो v क्या है, v बराबर क्या होता है, अब q बराबर क्या होता है, तो w बराबर क्या मिल जाएगा, और आपने कहा कि सर जो ये काम हुआ है, यही काम जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किससे टकरा गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन और आयनों से टकरा गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या हो, तार में ऊष्मा बढ़ती जाएगी। जब तार में या चालक में ऊष्मा बढ़ती जाएगी तो इसी ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित करता है, बताइए। गीजर, हीटर, विद्युत बल्ब भी होता है, नीला वाला बल्ब ना, हैलोजन वाला बल्ब भी ना, अनेक प्रकाश में भी करता है, लेकिन ऊष्मा के कारण ही करता है। ऊष्मा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ उस प्रकाश निकलेगा ही निकलेगा, पढ़ा है आपने ना। अच्छा, तो अब बताइएगा, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आयनों से या दूसरे इलेक्ट्रॉनों से,
तो उनको भी ये गति करना प्रारंभ करवाएंगे, लेकिन वो उसका क्या करेगा, विरोध, जिसकी वजह से उसमें क्या होगी, टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार जो हमारी विद्युत, लेकिन इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जाके आयनों से टकरा रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है कि नहीं? ऊर्जा में कमी आ रही है, जो किसमें बदल गया, उसमें ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसमें ऊर्जा में। लेकिन जिस सेल से, जिस बैटरी से, जिस सोर्स से आपने ऊर्जा भेजा था और इलेक्ट्रॉन भेजा था, तो उस सेल की या उस बैटरी की ऊर्जा तो घट रही होगी ना। तो उस ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए वो और फिर से वो ऊर्जा वही भेज रहा होगा, यानी कि वो ऊर्जा लगातार एक परिपथ में जो बैटरी के खर्च हो रही है, वो लगातार उस परिपथ में उसमें ऊर्जा के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप हीटर चला रहे हैं तो जो खर्च हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो बिजली आता है, आपके बिजली बिल आता है कि आपने इतना बिजली खर्च किया, तो वो जो खर्च हुआ वो किस फॉर्म में चला गया, उसमें ऊर्जा के रूप में चला गया। तो यही किया गया कार्य, मतलब हीटर द्वारा किया गया कार्य बराबर का ऊष्मा उत्पन्न हुई ऊष्मा, गीजर द्वारा किया गया कार्य बराबर उत्पन्न हुई ऊष्मा। समझ रहे हैं ना? अगर हम एलईडी बल्ब की बात करें तो एलईडी बल्ब द्वारा ऊर्जा बराबर उत्पन्न प्रकाश। समझ गए ना? तो वही बात है, हम कह रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है, ये आवेश को प्रवाहित करने में, इतने आवेश को कितने टाइम तक, इतने टाइम तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। तो यही कार्य इस केस में क्या बन जाएगा, ऊष्मा बन जाएगा, है ना? ऊष्मा बन जाएगा ना, क्योंकि कौन सा उपकरण आपने यूज किया है उसके आधार पर, बोलिए ना, सही है ना? तो ये ऊष्मा बन जाएगा। तो W को हटा के क्या लिख दिया जाए, H, अब लिख दिया जाए I², क्या, जूल, यहाँ पर भी जूल, हमारे का मतलब ना, बस हमारा हो गया ये हो गया ना। लेकिन एक बात बताइएगा, जूल को आपने पढ़ा होगा, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, 1/4.18 कैलोरी पढ़ा होगा। या तो कैलोरी को इधर करके पढ़ा होगा 1 जूल, है ना? हाँ, तो बताना यहाँ पर कहीं कहीं 4.18, कहीं कहीं 4.2 लिख दिया जाता है, जो 20 के आसपास है ना। 0.18 जो है, इसको ये 1 है ना, इसको 2 कर सकते हैं, तो इसको कहीं किताबों में 1/4.2 कैलोरी, इतना कैलोरी कितना, 1 जूल। तो जरा बताइए इतना जूल में क्या करें, तो H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इतना अपान में I²RT भाग दे दीजिए कितना, 4.2, क्या हो जाएगा, कैलोरी उसमें। बस हमारा खत्म हो जाएगा। एक बात और आप अपने से लिख लेंगे, 1 हॉर्स पावर, ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। हाथ से मतलब घोड़ा ना, अश्व शक्ति आपने पढ़ा होगा कभी। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना, 746 वाट, है ना? ठीक है, ये अभी हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग भी होगा, तो लिखते हैं ना, भैया ये लिख लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य। तो जैसा कि हम जानते हैं सामर्थ्य क्या है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा है ना। सामर्थ्य क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज द पावर। कार्य करने के समय दर को सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति कहते हैं ना, शक्ति या सामर्थ्य, जो भी आप चाहें, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं लोग ना बार बार में, तुम्हारा पावर देख लीजिए, कहते हैं ना, तो पावर मतलब वो शक्ति कहते हैं ना, हमारी शक्ति देख लीजिए कितना है ना। नहीं तो सुनिएगा, नहीं भैया मत देखिए, तो कहते हैं ना कि, तो क्या, एक मिनट, शक्ति या सामर्थ्य होता क्या एक्चुअली में समझते हैं। सुनिएगा, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसके पास ऊर्जा कम है, तो मरे मरे काम करा जा रहा है बेचारा, समझ रहे, मतलब धीमे धीमे करे जा रहा है ना। हाँ, अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी काम किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि यहाँ पर शक्ति या सामर्थ्य क्या अर्थ है। तो शक्ति या सामर्थ्य का अर्थ यही है कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति या सामर्थ्य, मतलब कार्य करने की समय दर, जो जल्दी जल्दी कार्य कर रहा होगा उसके पास शक्ति ज़्यादा है या सामर्थ्य ज़्यादा है, जो धीमे धीमे काम कर रहा है इसका मतलब उसके पास शक्ति कम है। ऐसा फिजिकल लैंग्वेज में अब आप कहिए कि ना कोई शक्ति बहुत है, ठीक है, लेकिन आराम से अपना खा पी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं। एक व्यक्ति दौड़े दौड़े चल रहा है, तो क्या मतलब जो दौड़े चल रहा है उसके पास शक्ति है क्या, नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई अगर युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में एक सैनिक लड़ रहा है और एक नायक, हीरो जिसे कहते हैं हम लोग, तो हीरो को देखेंगे तो उसे तेज लड़ना पड़ेगा अगर हीरो का लड़ना है तो, समझ है ना, क्योंकि उसको ये प्रदर्शन करना पड़ेगा कि उसके पास शक्ति या सामर्थ्य ज़्यादा है ना सैनिकों की तुलना में। तो इसलिए सैनिक अपना धीमे धीमे एक दो को आराम से काट रहा है, ठीक है ना, तड़पा काट रहा है वो। तब से बड़ा वाला जो ज़्यादा पावर वाला व्यक्ति है वो उतने समय में ज़्यादा लोग को मार रहा होगा। तो यही, तब हम यही निष्कर्ष निकालते हैं, अच्छा ये हीरो कहलाने लगे, है ना, यही कहते हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है, तो हम कहेंगे
कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जैसे कभी कोई मान लीजिए फैन ही है या फिर कोई और भी उपकरण है, मोटर होता है या इंजन होता है, अगर वो उसको धीमे भी चला सकते हैं, बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया ना, उसको हम धीमा भी चला सकते हैं और तेज भी चला सकते हैं। तेज चलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो वही हम क्या करते हैं कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अरे फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ही हम कहते हैं कि जब ज़्यादा एनर्जी होगा उसके पास तो कार्य करने की उसकी समय दर का हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कम में समय में ज़्यादा दूर ले जाएगा। कार को अगर आपने तेज कर दिया, तेज चलाने लगा, तो वो ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कर रहा है, ज़्यादा फ्यूल यूटिलाइज कर रहा है, और उसको किस में खर्च कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में। और हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाएगा ना, ज़्यादा एनर्जी दे पाएगा ना। जब ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा रसायन दिया है, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा जीवाश्म फ्यूल क्या कहते हैं, ईंधन, ज़्यादा ईंधन लिया है तो ज़्यादा ऊर्जा भी देगा। जब ज़्यादा ऊर्जा देगा तो ज़्यादा कार्य होगा, तो कार्य करने की समय दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो कब, जब वो ऊर्जा ज़्यादा रहा, तो इसलिए कहेंगे विद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की समय दर को ही, चलिए आइए लिखते हैं, कार्य करने की समय दर, लिखिए कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात बेटा शक्ति या सामर्थ्य इंग्लिश में क्या है, पावर। पावर किससे दिखाएंगे, तो नीचे लिख दीजिएगा, इसे पी से प्रस्तुत करते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद लिख दीजिएगा इसे पी से, अर्थात लिख दिए, तो चलिए कोई बात नहीं, तब अर्थात लिख दिए, तो आप ये लिखिएगा, आप लोग लिखना बेटा जो नहीं लिखे, P बराबर W/T, कार्य बटे में समय दर ना बेटा, समय, कार्य बटे में समय, W बटे में T लिखिएगा। हाँ लिख दिए, वो आप कहेंगे जहाँ P से प्रस्तुत करते हैं ना, वो अच्छा उतना पता है। अब एक बार बताइएगा, इसका बताइए मात्रा क्या है, मात्रा क्या हो जाएगा, चाहे मात्रा सेकेंड, क्या रिसीव करते हैं, वाट ना, जेम्स वाट ना, चलिए बताइए, ये बनाइए। और जरा बताइएगा, इस सूत्र से हम एक और सूत्र बना सकते हैं क्या, जरा बताइए, W बराबर क्या होता है, V इंटू Q होता है क्या, तो बताना, परंतु W बराबर V इंटू Q, इसलिए बताना P बराबर बताइएगा, W की जगह रखिए V इंटू Q बाई P बराबर VI। अरे P मतलब पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, चाहे कुछ भी काम करना हो, चाहे डेली लाइफ में, देखिए पावर का सही बात है कि चाहे वो पावर कितने प्रकार के, 3, शक्ति कितने प्रकार की, 3, एक आर्थिक शक्ति, एक मानसिक शक्ति और एक शारीरिक शक्ति। अरे वाह, है ना। और जिसके पास 2 शक्तियां हैं समानता, वो जरूर आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास तीनों शक्ति हो, अब तीनों शक्ति है तो फिर तो आगे जाना तय ही है, पीक पर पहुंचेंगे आप ना। तो तन की शक्ति, धन की शक्ति और मन की शक्ति, दृढ़ इच्छा ना, दृढ़ इच्छा, तन की मन की शक्ति ना, ठीक है। तो ये लिखिए, बनाइए आप, यहाँ तक बनाइए, P बराबर VI लिखिए, यहाँ तक आइए, हो गया, ठीक, बना लीजिए, तब बना के समान दीजिए। अब इसी को ना और तरीके से भी लिखा जा सकता है, V बराबर I है, तो यहाँ पर I² R हो जाएगा ना, वो हमारा जैसा जरूरत रहेगा वैसा हम न्यूमेरिकल में यूज करते समय हम बदल लेंगे, सही है ना। तो बस हमें वेरी इंपॉर्टेंट तक याद रखना है कि पावर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक का फार्मूला में पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अगला हेडिंग आपका होगा सेल, हो गया ये, अगला हेडिंग लिखेंगे सेल, कहाँ कैपिटलाइज हुआ सर, आई लिखे PI। अच्छा हाँ, तो कैपिटल तो लिखे हैं हम, अरे इसको लिखा है। अच्छा, हेडिंग है सेल, बेटा टाइम लिखा हुआ है सेल, ठीक है। सेल क्या है तो समझते हैं हम लोग, सेल पढ़ लेंगे तभी बैठ के पढ़ पाएंगे। अच्छा, आप लोग अपने से बताना चाहें कि सेल क्या है, सेल क्या है। अरे जीव, आपने पढ़ा होगा जीवधारी के शारीरिक का सबसे इकाई, चर्च से लेती है, हम फिजिक्स में पूछे हैं किसी जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई ना, तो वो वायु वाला है, यहाँ पर आइए फिजिक्स में। सेल क्या है, अरे आपने पढ़ा होगा सेल का प्रतीक पढ़ा होगा, ये सेल का प्रतीक है ये ना, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं हम, जब कहेंगे इसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बनेगा
ना, इसे इतना बना के प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बनेगा ना, सेल है। अगर इसमें एक आध और जोड़ देंगे तो बैटरी हो जाएगा, हमें पड़ा होगा ऐसे को एक छोटे का फिर बड़ा का फिर छोटे का ऐसे करके पड़ा ना, ऐसा तो ये बैटरी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, बायो नहीं है ये, तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। समझ गए? सेल को भी जोड़ने के दो तरीके, कौन कौन? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। सुनना एक बात और, इसके पहले हमारा हेडिंग था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आउट ऑफ योर सिलेबस कट चुका है। अरे 1/r समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम, समझ रहे हैं ना? तो ये कट चुका है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो पूछेगा नहीं आपसे। और फार्मूले की बात तो आप जानते ही हैं, समांतर क्रम प्रतिरोध को 1/, करके जोड़ते हैं, ठीक ना? अच्छा, काहे जोड़ते वो डेरिवेशन हम दिखाते हैं, है नहीं सिलेबस में, कहेंगे दिखा देते तो भाई। इधर सुनिएगा, तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में, हाँ बेटा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही बात कि नहीं? सेल है मतलब वो सेल, आपने इवरेडी वाला सेल वगैरह भी देखा होगा, छोटा ना, एवरीडे। अच्छा अच्छा, है ना? हम लोग उसका इवरेडी कहते हैं, एवरीडे नहीं कहते हैं, हम लोग इवरेडी ही कहते हैं। नहीं होता, एवरीडे नहीं होता है, एवरीडे होता है, नहीं सर, एवरीडे है, लोकल वाला आता है एवरीडे। अच्छा, हाँ ये बदला होगा। इधर हाँ, इधर सुनिएगा, हाँ अच्छा सब छोड़िए, है बेटा, अच्छा छोड़िए। तो जो हमारा इधर तो हमारे पास जो भी सेल का काम का है, सेल एक ऐसा विद्युत यांत्रिकी या उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो उसमें ऊर्जा छुपी हुई है, रासायनिक ऊर्जा है, उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है ना? तो अब वही हम अगर देखें तो लिख लेते हैं पहले, तो मैं लिखेगा सेल, लिखिएगा सेल के बारे में लिखिएगा। सेल एक ऐसा उपकरण है, सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लिखेंगे इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, ये बना इसे इससे प्रदर्शित करते हैं ना, प्लस माइनस ना, बड़ा एक को छोटा, ऊपर वाला नहीं, ये बनाइए, इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। हो गया? स्टार बना के एक लाइन और लिख लीजिएगा। सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। मतलब सेल, कई सारे सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। अब डिपेंड करता है कि आप सेल को जोड़ना कैसे चाहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं। इसके आधार पर उस इससे पता क्या होता है? टीवी के रिमोट में क्या श्रेणी में एक का प्लस एक का माइनस जुड़ा होता है, ऊपर ऐसे नहीं लगा के जोड़ते हैं, दिखाना पड़ेगा, समझ गए ना? बढ़िया, अच्छा सुनिएगा। तो ऐसा क्यों होता है? हम अभी आपको कल, अब तो आज ये हो नहीं पाएगा ये पूरा, अगर हम पढ़ाएंगे वो तो क्या करेंगे, अभी हम कल आपको बताएंगे कि श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे, सेल को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे। एक समय ऐसा रहेगा, मतलब कि अगर आप श्रेणी क्रम में जो, देखिए वो डिपेंड करता है हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि बैटरी को, मतलब ढेर सारे बैटरी को आप जोड़ करके एक बड़ी बैटरी बना रहे हैं, अरे सब ढेर सारे सेल को जोड़ के एक बैटरी बना रहे हैं, ठीक है ना? तो जब आप बैटरी बना रहे हैं तो उसमें आपका एक उद्देश्य छिपा होगा कि आप क्या चाहते हैं, ज़्यादा समय तक ये चले, मतलब ज़्यादा समय तक, जैसे इस बल्ब को मुझे जलाना है, ग्लो कराना है, ठीक है? तो इस बल्ब को चालू करने के लिए, चलाने के लिए, मुझे यूज करने के लिए एक बैटरी या इन्वर्टर की जरूरत है, या बैटरी की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि इस बैटरी को, इस बल्ब को हम ज़्यादा समय तक चलाएं या इसको तेज चलाएं, भले कम समय तक चले ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए, मतलब करेंट हमें ज़्यादा चाहिए कि वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए कि पावर हमें ज़्यादा चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है ना। तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी हमें इसके पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा एक चीज़, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है ना? तो हाँ, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम पहले विद्युत वाहक बल 2 लाइन बस पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आपको वो पढ़ाएंगे कि सेलों को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं ना। पहले हम आपने लिखा से संयोजन को बैटरी कहते हैं, आप बताइए जरा, तो बैटरी की स्पेलिंग ठीक बात। इधर लिखेंगे हम लोग
विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट में EMF ना, EMF विद्युत वाहक बल। अब सुने, नाम है विद्युत वाहक बल लेकिन ये बल नहीं होता, नाम है बल लेकिन ये बल नहीं होता है। तो अब सुने, ये होता क्या है, यह या तो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, या तो यह कार्य होता है। अब एक बात बताइए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जितना कंज्यूम्ड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, किया गया कार्य बराबर व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, जितना ऊर्जा व्यय हुई उतना ही काम हुआ, समझे ना। तो इस तरह से तो कार्य का मात्रक भी वही रह जाता है जो ऊर्जा का। क्या चाहिए इधर तो बताएं, तो विद्युत वाहक बल क्या है, नाम से तो लग रहा है बल है, लेकिन सुनिए विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता। अब सुनना क्या है, विद्युत वाहक बल दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं आप, या तो ऊर्जा के रूप में या फिर कार्य रूप में। तो विद्युत वाहक बल वह व्यय ऊर्जा है जो आवेश को पूरे परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में भेजने में व्यय होता है। बताइए, अच्छा आवेश को भेजने में, आवेश कौन भेजेगा, बैटरी या सेल भेजेगा जब, तो उसको पावर या ऊर्जा या एनर्जी लगा के ना भेजना पड़ेगा। मिलेगा नहीं, अच्छा बाहर भी है, इधर सुनिएगा जरा बताइएगा। तो विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल वह व्यय ऊर्जा है जो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में भेजने में व्यय होता है। सही बात। अच्छा दूसरा तरीका, ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया, अच्छा एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में भेजने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद हो गया, ठीक है। दो लाइन लिखिए, किसी परिपथ में एकांक आवेश को भेजने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका दूसरा परिभाषा लिखिए नीचे लाइन से, कोई भी पेपर में लिख दीजिए, सही है ना। दूसरा लिखिएगा, वह व्यय ऊर्जा जो आवेश को, आप ये सर जी एकांक लिख दें तो आपका मन है, नहीं तो कोई बात नहीं, आवेश को संपूर्ण परिपथ में भेजने में व्यय होता है, ठीक है ना। ये दोनों परिभाषा इसका। इसे देखिए, विद्युत वाहक बल को जनरली एनसीईआरटी ऐसे दिखाता है, हम लेकिन अपनी बात कर रहे हैं, हम उसको ई से दिखाते हैं। आप जो भी लिखेंगे सही है, हम छोटा ई से दिखाते हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग छोटा ई से लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इससे दिखा सकते हैं, ये भी वही है, स्टाइलिश ई है ना, ठीक है। तो आप छोटा वाला ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सेव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। अभी हमें विद्युत वाहक बल सिरों का विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में भी संबंध है। एक मिनट और सुनिएगा, कल हम पहले आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाएंगे, तब सेल वगैरह उसके बाद पढ़ाएंगे ना। अभी पहले आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध को छोटा R से दिखाते हैं ना। तो इसमें V क्या है, सिरों का विभवांतर, और विद्युत वाहक बल को E, चाहे छोटा ही चाहे बड़ा ही, वो आप जानेंगे ना, माइनस IR, ई का है आंतरिक प्रतिरोध, इसका एक संबंध होता है, ये बहुत फेमस रिलेशन है ना। तो ये हम आपको देंगे, अभी ये रिवाइज करवाएंगे कल। कभी कभी पेपर में आपको यहाँ पर बड़ा वाला लिख देगा तो आप विद्युत वाहक बल को बड़ा ही मान के चलेंगे, कभी कभी स्टाइल वाला लिख देगा तो आप ये मान के चलेंगे, कहीं सिद्ध करके दिखाएंगे, तो वो जो कहा रहेगा वही मान के दिखाएंगे, समझ गए आप, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ओके, थैंक्स।